दिल्ली से कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए स्मारक बनवाने की मांग की, जिस पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की तरफ से चिट्ठी लिखे जाने के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फोन करके भी मनमोहन सिंह का स्मारक बनवाने की मांग की। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने इस मांग पर विचार करने के लिए 3 से 4 दिन का वक्त मांगा। दूसरी तरफ दिल्ली के निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार कराए जाने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने इसे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान बताते हुए केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। हालांकि सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में स्मारक के लिए जगह न मिलने पर वैकल्पिक सुझाव भी दिए। उन्होंने इंदिरा गांधी के समाधि स्थल, शक्ति स्थल या राजीव गांधी के समाधि स्थल वीर भूमि के किसी हिस्से में अंतिम संस्कार करवाने और उसी जगह पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्मारक बनवाने का सुझाव दिया, जिसके बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने निगम बोध घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार की तैयारियों के लिए सरकार को घेर लिया। खबर है कि मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा सुबह 9:30 बजे दिल्ली में मौजूद कांग्रेस मुख्यालय से शुरू होगी। कांग्रेस की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक सुबह 8 बजे डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर उनके आवास से कांग्रेस मुख्यालय ले जाया जाएगा। वहां 8:30 बजे से 9:30 बजे तक आम लोग और कांग्रेस कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धांजलि दे सकेंगे। जबकि उनके आवास पर न सिर्फ कांग्रेस नेताओं ने बल्कि तमाम पार्टियों के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस मुख्यालय पर भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई नेता मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने उनके आवास पहुंचे। उनके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके घर पर श्रद्धांजलि दी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उन्हें श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंचे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर पर फूल चढ़ाए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद कांग्रेस ने कर्नाटक के बेलागावी में चल रही बैठक और कांग्रेस स्थापना दिवस से जुड़े तमाम आयोजन भी रद्द कर दिए। मनमोहन सिंह के निधन पर केंद्र सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है और उसी वजह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी प्रगति यात्रा रोक दी। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की तारीफ की। पीएम मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी कर मनमोहन सिंह की ईमानदारी, सादगी, सौम्यता और देश के लिए उनके योगदान की प्रशंसा की। मनमोहन सिंह के निधन के बाद पीएम मोदी गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ उनके आवास पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी पत्नी गुरशरण कौर और परिवार के दूसरे लोगों से मुलाकात की। पीएम मोदी के बाद गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश जारी कर देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की तारीफ की। अपने वीडियो संदेश में पीएम ने सबसे पहले उनके निधन पर दुख जताया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ईमानदारी, सादगी और देश के विकास में उनके योगदान की तारीफ की। पीएम ने इस बात का भी जिक्र किया कि जब देश आर्थिक संकट में घिरा था तो उस वक्त कैसे मनमोहन सिंह ने देश को वित्तीय संकट से उबारा था। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह की तारीफ करते हुए बताया कि संसद में एक वोटिंग के दौरान वो व्हील चेयर पर अपना वोट डालने पहुंचे थे और वो तारीख थी 7 अगस्त 2023। मौका था दिल्ली सेवा बिल पर संसद में वोटिंग का। राज्यसभा में बिल पर बहस चल रही थी। सदन में गहमा गहमी का माहौल था। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चर्चा हो रही थी। बिल के समर्थन में सत्ता पक्ष के सांसदों ने वोटिंग की। बिल के विरोध में वोट देने के लिए विपक्ष एकजुट हुआ। उसी दौरान देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी राज्यसभा में वोट देने पहुंच गए, वो भी व्हील चेयर पर बैठकर। वो लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे, लेकिन उन्होंने संसद की कार्यवाही में न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि बीमार होने के बाद भी लोकतंत्र के प्रति अपना कर्तव्य निभाना नहीं भूले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त सदन में उनकी जमकर तारीफ की थी। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण है। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे। मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे।
प्रधानमंत्री के मनमोहन सिंह की तारीफ करते ही पूरे सदन ने डेस्क थपथपाकर स्वागत किया था। नरेंद्र मोदी ने सदन को बताया कि इतिहास में जब भी लोकतंत्र की चर्चा होगी तो मनमोहन सिंह का नाम सबसे ऊपर होगा। जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। इसी साल 2 अप्रैल को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 33 साल बाद राज्यसभा से रिटायर हो गए थे। 1991 में वो सबसे पहली बार असम से राज्यसभा पहुंचे थे। छठी और आखिरी बार वो 2019 में राजस्थान से राज्यसभा सांसद चुने गए थे। पहले सरकारी नौकरी, फिर बाद में एक वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर उनके फैसलों ने देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने में मदद की। और नरसिम्हा राव की सरकार में मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री बनने की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। वो अचानक आए, एक फोन कॉल की वजह से वित्त मंत्री बने थे। उस फोन कॉल से न सिर्फ मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने बल्कि भारत की तकदीर भी बदल गई थी। बात जून 1991 की है। उस वक्त कांग्रेस नेता नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने तो देश की आर्थिक हालत बेहद खराब थी और ऐसे में उन्हें एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो दुनिया को ये बता सके कि आर्थिक क्षेत्र में भारत तब पुराने ढर्रे पर नहीं चलेगा। उनकी तलाश खत्म हुई अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह पर आकर। भारत के वित्त मंत्री के लिए नरसिम्हा राव को उनके सलाहकार पीसी अलेक्जेंडर ने मनमोहन सिंह के नाम का सुझाव दिया था। इसके बाद नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह के नाम पर मुहर लगा दी थी। कहते हैं कि वित्त मंत्री बनने से 24 घंटे पहले जब मनमोहन सिंह को फोन किया गया था उस वक्त वो सो रहे थे, क्योंकि वो कुछ ही घंटे पहले विदेश यात्रा से लौटे थे। इसके बाद उन्हें वित्त मंत्री बनने के प्रस्ताव के बारे में बताया गया तो वो हैरान रह गए और उन्हें लगा किसी ने उनके साथ मजाक किया होगा। लेकिन अगले दिन शपथ ग्रहण से करीब 3 घंटे पहले मनमोहन सिंह के पास खुद नरसिम्हा राव ने फोन किया था और उन्हें सीधे शपथ ग्रहण के लिए बुला लिया था। शपथ ग्रहण से पहले पीवी नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह से कहा था कि अगर वो सफल हुए तो श्रेय दोनों लोगों को जाएगा और अगर वो नाकाम हुए तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ उनकी होगी, मतलब मनमोहन सिंह की। इसके बाद मनमोहन सिंह 1991 से 1996 तक नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री रहे और उन्होंने देश की आर्थिक तरक्की के लिए बड़े बड़े फैसले लिए थे। मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव की जोड़ी ने भारत को पूरी दुनिया में एक आर्थिक ताकत के तौर पर पहचान दिलाई थी। नरसिम्हा राव सरकार में देश का वित्त मंत्रालय संभालने वाले मनमोहन सिंह 2004 में पहली बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे और लगातार 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। उनके प्रधानमंत्री बनने की कहानी भी कम रोचक नहीं। बात उस वक्त की है जब 13 मई 2004 को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे और उस चुनाव में सत्ता की चाबी कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए गठबंधन के हाथों में चली गई थी। सोनिया गांधी उस वक्त कांग्रेस की अध्यक्ष थी। नतीजों को देखते हुए माना जा रहा था कि वही प्रधानमंत्री होंगी। 15 मई 2004 को सोनिया गांधी को संसदीय दल का नेता भी चुन लिया गया था। लेकिन जब 22 मई को शपथ ग्रहण हुआ तो सोनिया गांधी ने नहीं बल्कि मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली थी। जबकि उनके शपथ लेने से पहले ये माना जा रहा था कि सोनिया गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगी। लेकिन हुआ कुछ ऐसा जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं था। यूपीए सरकार में विदेश मंत्री रहे नटवर सिंह ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट इनफ में लिखा कि उस समय गांधी परिवार पसोपेश में था, क्योंकि राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी से साफ कह दिया था कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी और वो अपनी मां को पीएम बनने से रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। किताब में नटवर सिंह ने लिखा कि राहुल गांधी को डर था कि सोनिया गांधी पीएम बनी तो उन्हें दादी इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी की तरह ही मार दिया जाएगा। और कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि जिस वक्त राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बीच बात हो रही थी उस वक्त मनमोहन सिंह और प्रियंका गांधी भी वहीं मौजूद थे। अगले दिन यानी 18 मई 2004 की सुबह सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ राजीव गांधी की समाधि वीर भूमि पहुंच गई थी और वहां कुछ देर तक तीनों बैठे रहे थे। और उसी शाम 7 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस सांसदों की बैठक हुई। उस बैठक में सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री की शपथ लेने से साफ इनकार कर दिया था। उनके मना करने के बाद वहां हंगामा खड़ा हो गया था। करीब 2 घंटे तक सोनिया गांधी को मनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी वो नहीं मानी और उन्होंने एक ऐसे नाम का प्रस्ताव रखा जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। वो नाम किसी और का नहीं बल्कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का था। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री पद के लिए सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह के नाम का ऐलान किया था।
और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी किताब टर्निंग पॉइंट्स अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस में लिखा कि यूपीए की जीत के बाद राष्ट्रपति भवन ने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने से जुड़ी चिट्ठी भी तैयार कर ली थी। लेकिन जब सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह का नाम आगे किया तो हर कोई हैरान रह गया था। और खुद मनमोहन सिंह को भी इसकी भनक नहीं थी कि वो देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति भवन को दोबारा मनमोहन सिंह के नाम से चिट्ठी तैयार करनी पड़ी थी और 22 मई 2004 को मनमोहन सिंह ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। और लगातार 2 बार प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर रहने के बावजूद मनमोहन सिंह को सादगी पसंद थी। उन्हें अपनी मारुति 800 कार के आगे सारी गाड़ियां फीकी लगती थी। उन्हें लग्जरी गाड़ियों में बैठना पसंद तक नहीं था। ये बात उनके पुराने बॉडीगार्ड असीम अरुण ने बताई। असीम अरुण इस समय बीजेपी में है और उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं। असीम अरुण प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाली एसपीजी टीम में थे और वो परछाई की तरह मनमोहन सिंह के साथ रहते थे। और उन्होंने एक किस्सा सुनाते हुए बताया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपनी मारुति 800 कार सबसे ज्यादा पसंद थी। इसीलिए जब भी वो प्रधानमंत्री को मिलने वाली लग्जरी गाड़ी BMW में बैठते थे तो कहते थे कि ये मेरी गाड़ी नहीं है बल्कि प्रधानमंत्री की गाड़ी है। उनको हमेशा लगता था कि मैं एक आम आदमी हूँ, मैं जिस महंगी गाड़ी में चल रहा हूँ ये मेरी नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी है। मेरी गाड़ी मेरी मारुति 800 है। असीम अरुण ने बताया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जब भी अपनी गाड़ी मारुति 800 के सामने से गुजरते थे उसे मन भरकर देखते थे। जब हम उनको BMW में बैठाते तो वो इस बात पे एतराज़ व्यक्त करते कि मुझे ये गाड़ी ठीक नहीं लगती है, ये गाड़ी बहुत महंगी है, बहुत दिखावा लगता है ऐसी गाड़ी में चलना। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को सादगी पसंद थी, उन्हें लग्जरी गाड़ियों में बैठना दिखावा लगता था। वो हर बार कहते थे कि मेरी तो एक ही गाड़ी है, वो है मेरी मारुति। और उनकी इसी सादगी पर नवजोत सिंह सिद्धू इतने फिदा हो गए थे कि उन्होंने भरी सभा में अपने एक पुराने बयान को लेकर उनसे माफी मांग ली थी। 6 साल पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस के महाधिवेशन में मनमोहन सिंह से माफी मांगी थी। इससे पहले जब वो बीजेपी में थे तब उन्होंने पंजाब की एक रैली के दौरान मनमोहन सिंह को अर्थशास्त्री के बजाय अनर्थशास्त्री बता दिया था। साथ ही आरोप लगाया था कि मनमोहन सिंह सरदार हो सकते हैं लेकिन असरदार नहीं। लेकिन 2018 में उन्होंने अपने इस बयान के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से माफी मांग ली थी। मौका था कांग्रेस के महाधिवेशन का। उस वक्त मनमोहन सिंह भी वहां मौजूद थे। उनके अलावा सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता भी इस बैठक में शामिल थे। इस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने उनके सामने अपना सिर झुका लिया। मैं सरदार मनमोहन सिंह से माफी भी मांगना चाहता हूं और झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। ये कहना चाहता हूं कि सरदार मनमोहन सिंह जो आपके मौन ने कर दिया वो बीजेपी के शोर शराबे ने नहीं किया। इसके बाद वो मनमोहन सिंह के नजदीक गए और उन्होंने उनके पैर भी छुए। पूर्व प्रधानमंत्री उस वक्त सोनिया गांधी और अशोक गहलोत के बीच में बैठे थे। मैंने गंगा नहा ली सर, आपके चरणों में सर रख के। आप सरदार भी हैं और असरदार भी हैं। नवजोत सिंह सिद्धू की इन बातों को सुनकर महाधिवेशन में मौजूद मनमोहन सिंह हंसते हुए नजर आए थे और कहते हैं कि उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को माफ भी कर दिया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश की तरक्की और विकास के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। यहां तक कि उन्होंने अमेरिका के साथ परमाणु समझौते करने के लिए अपनी सरकार तक को दांव पर लगा दिया था। बात तब की है जब डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे और वो यूपीए गठबंधन की सरकार चला रहे थे। मतलब सरकार में उस वक्त कांग्रेस के अलावा लेफ्ट पार्टी और समाजवादी पार्टी समेत कई दल शामिल थे। उसी दौरान जुलाई 2005 में भारत और अमेरिका ने घोषणा की थी कि वो असैन्य परमाणु समझौता करेंगे। मतलब दोनों देश परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक दूसरे को सहयोग करेंगे। लेकिन जैसे ही इसका घोषणा पत्र जारी हुआ, यूपीए सरकार में शामिल लेफ्ट पार्टियों ने समझौते का विरोध करना शुरू कर दिया था। लेफ्ट पार्टियों ने साफ कह दिया था कि अगर समझौता हुआ तो वो सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेंगे। लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर मनमोहन सिंह अमेरिका के साथ परमाणु समझौता करने पर अड़े रहे थे। बताया जाता है कि लेफ्ट पार्टियों के साथ सरकार में शामिल दूसरी पार्टियों के विरोध के बीच सोनिया गांधी ने भी एक बैठक में परमाणु डील पर असहमति जता दी थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसका पता चलने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह सोनिया गांधी से बेहद नाराज हो गए थे और उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे देने की भी धमकी दे दी थी। हालांकि बाद में किसी तरह उन्हें मना लिया गया था।
लेकिन मनमोहन सिंह के सामने सबसे बड़ी चुनौती यूपीए सरकार में शामिल उन दलों को भी साथ लाना था जो अमेरिका के साथ परमाणु समझौते के विरोध में थे। उस वक्त राष्ट्रपति रहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की मदद से मनमोहन सिंह कुछ दलों को मनाने में कामयाब रहे थे। लेकिन लेफ्ट पार्टियों ने परमाणु समझौते का विरोध जारी रखा था और नाराजगी जताते हुए सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। लेफ्ट पार्टियों के समर्थन वापस लेने की वजह से यूपीए सरकार अल्पमत में आ गई थी। इसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार को फ्लोर टेस्ट से गुजरना पड़ा था। मतलब मनमोहन सिंह सरकार को लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ा था। हालांकि किसी तरह वो अपनी सरकार बचाने में कामयाब हो गए थे। लोकसभा में जब वोटिंग हुई थी तो सरकार के पक्ष में 275 और विपक्ष में 256 वोट पड़े थे। मतलब मनमोहन सिंह ने परमाणु डील के लिए अपनी सरकार तक को दांव पर लगा दिया था, क्योंकि सरकार के पक्ष में 275 वोट पड़े थे और सरकार बचाने के लिए 272 का आंकड़ा जरूरी होता है। मतलब ये कि उस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार सिर्फ 3 वोट की वजह से गिरने से बच गई थी। जुलाई 2005 में अमेरिका के साथ जो परमाणु डील हुई थी वो औपचारिक रूप से अक्टूबर 2008 में लागू हुई थी। अमेरिका के साथ हुई ये परमाणु डील भारत के लिए बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि इस डील से पहले अमेरिका भारत को परमाणु अछूत मानता था। मगर उस डील के बाद भारत के लिए दुनिया भर में नए रास्ते खुल गए थे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जितनी अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे, उतना ही मशहूर उनका चुटीला अंदाज भी था। वो संसद में कई बार शायरी का जवाब शायरी से ही देते थे। यही उनकी खासियत थी, क्योंकि जब वो संसद में बोलते थे तो फिर ऐसा बोलते थे कि सब सुनने को मजबूर हो जाया करते थे। साल 2011 में संसद में बहस के दौरान बीजेपी की नेता और भूतपूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कांग्रेस पर शायराना अंदाज में हमला किया था। फिर जब मनमोहन सिंह ने इसका जवाब दिया था तो उनकी शायरी पर तो पूरा सदन वाहवाही करने लगा था। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। हालांकि ये इकलौता मौका नहीं था जब संसद का सदन मनमोहन सिंह की शेरो शायरी से गूंजा हो। उन्होंने राज्यसभा में पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की तारीफ करते हुए जो शेर पढ़ा था वो भी सोशल मीडिया पर फिर एक बार वायरल हो गया। मिट गए मिस्र, यूनान और रोमा, कायम है अब तक, लेकिन कायम है अब तक नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़माना हमारा। डॉक्टर मनमोहन सिंह इसी तरह से कई बार सदन में अपने भाषणों के दौरान मशहूर शायरों के शेर इस्तेमाल किया करते थे। उनकी खासियत ये थी कि बहस करना हो या फिर अपनी बात रखनी हो, वो कम शब्दों में हमेशा बड़ी और गहरी बात बोल जाते थे। हालांकि ये बात कम ही लोग जानते हैं कि 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह हमेशा राज्यसभा से ही चुने गए। लेकिन 1999 में जब उन्हें दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट से मैदान में उतारा गया था तो कांग्रेस को करारा झटका लग गया था, क्योंकि 1991 से लेकर 1996 तक देश के वित्त मंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह को जनता ने नकार दिया था। 1991 में वो राज्यसभा से चुने गए थे। इसके बाद 1996 के चुनाव में बीजेपी की अगुवाई में एनडीए ने सरकार बनाई, लेकिन वो सरकार 1999 में गिर गई। 1999 में फिर से चुनाव हुए और दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस ने मनमोहन सिंह को उतारा था, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह का पहला और आखिरी लोकसभा चुनाव था। हालांकि इस सीट पर उन्हें जिताने के लिए कांग्रेस ने पूरा गुणा गणित लगाया था। दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट पर 1999 में सिख और मुस्लिम समुदाय की आबादी मिलाकर 50% से ज्यादा थी और इसी वजह से कांग्रेस का अंदाजा था कि मनमोहन सिंह के लिए दक्षिण दिल्ली सीट सबसे सुरक्षित होगी। जबकि मनमोहन सिंह उस वक्त देश के वित्त मंत्री थे, बड़ा नाम थे, बड़ी पहचान थी। हालांकि बीजेपी ने इस सीट से दिल्ली के सीनियर नेताओं में से एक विजय कुमार मल्होत्रा को मैदान में उतार दिया था। इसके बावजूद उस चुनाव में विजय कुमार मल्होत्रा को 2,61,230 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर मनमोहन सिंह को 2,31,331 वोट ही मिल सके थे। यानी करीब 30,000 वोट से विजय कुमार मल्होत्रा ने मनमोहन सिंह को हरा दिया था। लेकिन मनमोहन सिंह के सियासी सफर में 1999 के लोकसभा चुनाव सिर्फ हार नहीं बल्कि एक और वजह से खास रहा। उस चुनाव ने उनकी सियासत में उनकी ईमानदारी का एक किस्सा भी जोड़ा, जो उनके गुजरने के बाद भी याद किया गया, क्योंकि यही वो चुनाव था जिसमें मिली हार के बाद मनमोहन सिंह ने कांग्रेस को वो पैसे भी लौटा दिए थे जो उन्हें चुनाव प्रचार के लिए दिए गए थे। और उस वक्त इस घटना ने जबरदस्त सुर्खियां बटोरी थी।
उस वक्त के अखबारों के मुताबिक कांग्रेस ने जब मनमोहन सिंह को चुनावी मैदान में उतारा था तो उन्हें प्रचार के लिए 20 लाख रुपए भी दिए गए थे। लेकिन दिल्ली जैसे शहर में रैलियां, सभाएं और दूसरे चुनावी खर्चों के लिए ये 20 लाख काफी नहीं थे। पैसे की कमी पड़ी तो कुछ कारोबारियों ने उन्हें चंदा देने की कोशिश की थी। लेकिन उनके करीबियों के मुताबिक मनमोहन सिंह ने इसे उसूलों के खिलाफ बताते हुए चंदा लेने से साफ इनकार कर दिया था। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए, खर्च और दबाव दोनों बढ़ते गए। आखिर में उनके समर्थकों ने चंदे की रकम जुटाई और उन्हें चुनाव लड़वाया था। लेकिन चुनाव के नतीजों में उनके लिए जीत नहीं बल्कि हार लिखी थी। मनमोहन सिंह चुनाव हारे और उनके पास चंदे के तौर पर आए करीब 7 लाख रुपए बच गए थे। कहा जाता है कि ये 7 लाख रुपए उन्होंने अपने पास रखने के बजाय कांग्रेस को लौटा दिए थे, जिसके बाद उनकी खूब तारीफ हुई थी, जिसकी चर्चा उस वक्त अखबारों में खूब हुई थी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का चंडीगढ़ से काफी गहरा रिश्ता था। उन्होंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स डिग्री हासिल की थी। इसके बाद उन्होंने प्रोफेसर बनकर वहां छात्रों को पढ़ाया भी था। इसी वजह से वहां के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में आज भी मनमोहन सिंह की कुर्सी वैसी की वैसी ही रखी हुई है, क्योंकि जब वो वहां पढ़ते थे और बाद में जब वहां पढ़ाने लगे थे तब वो उसी कुर्सी पर बैठा करते थे। मनमोहन सिंह की वो कुर्सी आज भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के कमरा नंबर 40A में रखी हुई है। इसी कमरे में रहकर उन्होंने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की थी। इसके बाद जब मनमोहन सिंह चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने तब भी वो कमरा नंबर 40A में ही रहे। मतलब इस कमरे से उनका काफी गहरा रिश्ता रहा। बताया गया कि जिस कमरे में डॉक्टर मनमोहन सिंह रहते थे, बाद में उस कमरे को इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन का दफ्तर बना दिया गया और इसीलिए उनकी कुर्सी वहां से कभी नहीं हटाई गई। वहां उनकी कई तस्वीरें भी लगी दिखाई दी। इसके अलावा वहां की लाइब्रेरी में भी दी हुई उनकी किताबें रखी नजर आईं। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी डॉक्टर मनमोहन सिंह कभी कभार यूनिवर्सिटी आते थे। साल 2018 में एक बार वो यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल होने वहां गए थे। इसका पता चलने के बाद उस डिपार्टमेंट के सभी छात्र उनसे मिलने नीचे आ गए थे और बाद में सियासी सफर तय करते हुए देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। हालांकि कई लोगों ने बेहद शांत और सरल स्वभाव के मनमोहन सिंह को राजनीति के लिए अनफिट बताया था, क्योंकि एक अर्थशास्त्री और बेहद सुलझे हुए मनमोहन सिंह सियासत के दांव पेच में उतने माहिर नहीं थे जितना किसी नेता को होना चाहिए था। लेकिन एक अर्थशास्त्री के तौर पर सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया उनका लोहा मानती थी। उनको भारतीय अर्थव्यवस्था का भीष्म पितामह कहा जाने लगा, क्योंकि अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बार नहीं बल्कि दो बार भारत को भयानक आर्थिक संकट से उबारा। पहली बार वित्त मंत्री रहते हुए 1991 में और दूसरी बार प्रधानमंत्री रहते हुए 2008 की मंदी से। 1990 के दशक में देश की अर्थव्यवस्था की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। सरकार अपने रेवेन्यू से ज्यादा खर्च कर रही थी, यानी कमाई से ज्यादा खर्च किया जा रहा था। 1990 में गल्फ वॉर से बढ़ी कच्ची तेल की कीमतों ने भारत की मुश्किलें और बढ़ा दी थी और यहाँ तक कि IMF से उधार लेने के बाद भी 1991 तक भारत के पास $1 अरब से भी कम का विदेशी भंडार बचा था। IMF आर्थिक रूप से कमजोर देशों को आर्थिक मदद देती है, लेकिन मुश्किलों के बीच नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उदारीकरण की नीति का ऐलान किया। उन्होंने 24 जुलाई 1991 को अपना पहला बजट पेश किया था। 1991 में नई आर्थिक रणनीति अपनाने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में एक क्रांतिकारी बदलाव आया था और बेहद कम समय में देश ने तरक्की की सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी। इसके बाद जब 2008 में दुनिया मंदी की मार झेल रही थी और भारत की अर्थव्यवस्था फिर से पटरी से उतरी, तब भी उनके फैसलों ने देश को महामंदी से उबारने में मदद की थी। यानी एक बार नहीं बल्कि मनमोहन सिंह ने दो बार अपनी समझदारी और नीतियों से भारत की अर्थव्यवस्था को बचाया था। पढ़ाई में शुरुआत से ही होशियार रहे मनमोहन सिंह को अर्थशास्त्र से काफी ज्यादा लगाव था। स्कूल की पढ़ाई के बाद जब वो कॉलेज में पहुंचे तो उन्होंने इकोनॉमिक्स से ही BA ऑनर्स की पढ़ाई की। टॉपर रहे मनमोहन सिंह ने बाद में कई बड़े सरकारी पदों पर नौकरी की और रिजर्व बैंक के गवर्नर तक चुने गए और फिर बाद में ऐसे इकलौते PM बने थे जिनके साइन किए हुए नोट देश में चलते थे। मतलब ये कि देश में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसके साइन किए हुए नोट देश में चलते हों, क्योंकि देश में चलने वाले नोटों पर साइन करने का अधिकार सिर्फ रिजर्व बैंक के गवर्नर के हाथों में होता है। और मनमोहन सिंह 2004 में PM बनने से पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके थे। 1982 से 1985 तक वो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे थे। उस दौरान छपने वाले सभी नोटों पर उनके हस्ताक्षर हुआ करते थे। इस दौरान उन्होंने बैंकिंग क्षेत्र में कई सुधार भी किए थे। RBI का गवर्नर बनने से पहले मनमोहन सिंह ने 1972 में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का पद भी संभाला था, जिस पर वो करीब 4 साल तक रहे थे।
इसके अलावा उन्हें प्लानिंग कमीशन का भी हेड बनाया गया था। यानी मनमोहन सिंह देश के बाजार और आर्थिक व्यवहार को बखूबी समझते थे, जिसका फायदा उन्हें बाद में वित्त मंत्री बनने और प्रधानमंत्री बनने पर मिला। और जोड़ तोड़ की राजनीति का कोई तजुर्बा न होने के बावजूद भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गठबंधन की सरकार 10 साल तक चलाई थी। वो 2004 से लेकर 2014 तक देश के प्रधानमंत्री थे। मतलब बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने लगातार 2 कार्यकाल पूरा किया था। जबकि 2004 में जब उन्हें प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी मिली थी, तब उनकी सरकार 1-2 नहीं बल्कि कई पार्टियों के भरोसे थी। मतलब कई दलों ने मिलकर गठबंधन बनाया था, जिसे यूपीए नाम दिया गया था, क्योंकि 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 145 सीटें ही मिली थी, जबकि सत्ताधारी बीजेपी के खाते में महज 138 सीटें ही आई थी। ऐसे में एनडीए गठबंधन को सत्ता में आने से रोकने के लिए कांग्रेस की अगुवाई में यूपीए का गठन हुआ था और 14 पार्टियों के समर्थन से मनमोहन सिंह ने 2004 में केंद्र में सरकार बनाई थी। लेकिन उस वक्त आशंका जताई जा रही थी कि अगले 5 साल तक ये गठबंधन कैसे चलेगा। हालांकि मनमोहन सिंह ने 2004 से लेकर 2009 तक सभी पार्टियों को साथ लेकर अपनी सरकार चलाई थी। इसी तरह 2009 के भी लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाया था। हालांकि उस वक्त भी बाहरी समर्थन लेकर यूपीए की सरकार बनी और मनमोहन सिंह ने लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इस बीच मनमोहन सिंह के लिए स्मारक बनवाने के लिए कांग्रेस ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए स्मारक स्थल की मांग की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की कि उनका अंतिम संस्कार वहीं किया जाना चाहिए जहां उनका स्मारक बनाया जा सके। कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद शोक प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बाद ये बैठक रद्द कर दी गई। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद केंद्र सरकार ने 7 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने ऐलान किया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।